जय हिंद दोस्तों। वेलकम यू ऑल टू फाइनेंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, पता नहीं आप लोगों में से कितने को ये पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनआरआईज को नोटिस इशू करना चालू कर दिया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो और सही सुन भी रहे हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एनआरआईज को नोटिस इशू कर रही है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। इनकम टैक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिस होते हैं। उनमें से एक नोटिस होता है नोटिस अंडर सेक्शन 148, जिसको हम रीअसेसमेंट या असेसमेंट नोटिस भी बोलते हैं। नाउ अंडर सेक्शन 148 का नोटिस इशू तब होता है जब 147 सेक्शन के तहत मेरा असेसमेंट होने वाला होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। नाउ अब 148 का नोटिस इशू करने के लिए डिपार्टमेंट को 148A में कुछ प्रोसीजर दिया होता है जिसको फॉलो करना होता है, और वो प्रोसीजर फॉलो करके डिपार्टमेंट ये डिसाइड करती है कि जो मेरा केस है, जो भी केस है, वो क्या फॉर 148 का नोटिस इशू करने के लिए सूटेबल केस है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट जैसे ही ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ, ये केस मेरा 148 में नोटिस इशू करने के लिए सूटेबल है, वो फिर अकॉर्डिंगली नोटिस इशू कर देती है। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट्स जो कि यूएई में भी रहते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, हैव रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड 148A। कहाँ से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। किस लिए? फॉर रीअसेसमेंट। अब ये नोटिस क्यों इशू किया गया कि डिपार्टमेंट ने उनसे डिटेल्स मांगा है कि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके द्वारा, लाइक परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स, और इवन फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब मैं बता दूं कि इंडिया से बाहर अगर पैसा आप भेजते हो तो उसको आउटवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी इनकम टैक्स ने इनको नोटिस इशू करके डिटेल्स मांगी है। नाउ अब जान लेते हैं कि ये नोटिस इशू करने के पीछे का रीजन क्या है। आखिर किस वजह से इनकम टैक्स को ये नोटिस इशू करना पड़ गया एनआरआईज को। ठीक। पहला रीजन ये है कि डिपार्टमेंट ने देखा कि बहुत से एनआरआईज के एफसीएनआर अकाउंट में डिपॉजिट्स काफी ह्यूज हो रहे हैं। नाउ एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है? तो एफसीएनआर अकाउंट जो होता है वो एक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है जो फॉरेन करेंसी में ओपन किया जाता है, और उस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आती है ना, वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है एनआरआईज के द्वारा। जैसे ही डिपार्टमेंट में देखा कि देयर इज अ सडनली हैज अ ह्यूज एफसीएनआर डिपॉजिट्स, तो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करना चालू कर दिया और इंक्वायर किया कि आप मुझे सोर्स बताओ कि ये जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसका सोर्स क्या है। नाउ अब देखते हैं दूसरा रीजन क्या था। दूसरा रीजन जिसके वजह से डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है वो ये है कि बहुत से एनआरआईज जो है ना, वो एग्जेम्प्ट इनकम इंडिया में कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे। ठीक है। अब एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने की वजह से उनका ये एजम्पशंस था कि उनको रिटर्न इंडिया में फाइल करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा होता नहीं है। रिटर्न इंडिया में फाइल करना है या नहीं करना है वो टोटली डिपेंड करता है इनकम टैक्स के प्रोविजंस पे, राइट। चाहे आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो या एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहे हो, ये टोटली देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या बोलता है आपके हर एक इनकम के रिगार्डिंग में कि आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। तो इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जो एज ये एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहे हैं तो इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से इनको एज अ नॉन फाइलर फ्लैग कर दिया गया। अब किसके द्वारा किया गया? तो अंडर सीबीडीटी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, वो इनको नॉन फाइलर फ्लैग करते गए। अब जैसे ही नॉन फाइलर फ्लैग हो गए तो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया कि भैया आप बताइए कि आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी। ठीक है। तो ये भी केस कवर हो गया, जिसके ये केस भी आ गया जिसके तहत 148 का नोटिस इशू करना पड़ गया। अब हम देखेंगे कि तीसरा केस क्या था भैया कि हमको नोटिस इशू करना पड़ गया डिपार्टमेंट को। तीसरे केस में ये बोलता है
कि लार्ज नंबर ऑफ एनआरआई जो थे ना, वो ऑटोमेटिकली ही एज्यूम कर ले रहे थे कि वो नॉन रेसिडेंट है टैक्स पर्पस के लिए इंडिया में। होता क्या है, नॉन रेसिडेंट का एक स्टेटस जो होता है ना, वो ऐसे ही डिटरमाइन नहीं होता है। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना है। तो बेसिक कंडीशन अगर मैं बोलूं इनकम टैक्स के हिसाब से, तो आपको कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना होगा रेसिडेंट होने के लिए। अगर आप 182 डेज से कम रह रहे हैं तो आपको नॉन रेसिडेंट माना जाता है। ये बेसिक कंडीशन है। ओवरऑल इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो एक नए टॉपिक बन जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसके बेसिस इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना दूंगा। अभी आते हैं इस टॉपिक में कि उन्होंने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया कि वो नॉन रेसिडेंट है टैक्स पर्पस के लिए। और हुआ क्या कि जैसे ही वो अपने आप को नॉन रेसिडेंट एज्यूम कर रहे थे, तो एफसीएनआर के जो इंटरेस्ट हो रहे थे ना, वो एज अ एग्जेम्प्ट ट्रीट कर ले रहे थे, जबकि ये एग्जेम्प्ट सिर्फ एनआरआईज के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर वो बिना कंसिडर मतलब विदाउट फर्स्ट करेक्टली डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच ईयर, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने आप को जब एनआरआई ट्रीट कर ले रहे थे, तो ये इनकम उनका एग्जेम्प्ट मान ले रहे थे, बिना ये जाने कि वो एनआरआई है या रेसिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट होते तो ये टैक्सेबल होता। तो ये मतलब वो पहले डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो ऑटोमेटिकली ये मान ले रहे थे कि वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये भी केसेस कुछ आए थे जिसके वजह से डिपार्टमेंट को नोटिस इशू 148 का करना पड़ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंट में आखिर नोटिस एनआरआईज को इशू क्यों किया 148 का। तो मेजर जो रीजन थे, ये 3 रीजन ही थे। जैसे ही डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करा, तो एनआरआईज के ओपिनियंस क्या, एनआरआईज का रिएक्शंस क्या आया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि सम ऑफ द नॉन रेजिडेंट का ये व्यू था कि वो बोल रहे थे कि जो भी नोटिस इशू हुआ है ना, इज अ फिशी इंक्वायरी। फिशी इंक्वायरी मतलब उनको लग रहा था ये जेन्युइन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया कि जो आप ये नोटिस इशू कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आपने ये नोटिस इशू करा है, जिस रीजन की वजह से आपने नोटिस इशू करा है, वो रीजन है क्या, वो रीजन इनको बताया ही नहीं गया था। मतलब विदाउट इस्टेब्लिशिंग हाउ इनकम हैज स्केप टैक्स, मतलब उनको पता तो चले कि यार आप जो मेरे को नोटिस इशू कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि इनकम स्केप्ड हुआ है, टैक्स हमने टैक्स को स्केप किया है इस इनकम के थ्रू, तो आप बताओ तो सही ऐसा कौन सा इनकम था। तो ये उनको बताया ही नहीं गया, ऐसा बहुतों का मानना था, जिस वजह से उनको ये लग रहा कि ये जेन्युइन नहीं है, ये फिशिंग इंक्वायरी है। और इन 2 पॉइंट में मैंने यही बताया कि जो मैंने पिछले बार स्लाइड में आपको बताया कि जो कि वो अपने आप को ये मान ले रहे थे कि वो एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नॉन फाइलर हो गए। ठीक है, तो इस पे भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। और उसके बाद उनको तो ये सरप्राइज हो गया था, टू देयर सरप्राइज, कि उनसे डिटेल एफसी एनआरस के मांगे गए, जो कि ओपन किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में, जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके इनकम जो होते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, और आप इसको फुल्ली रिपैट्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली उनका जो मेजर रिएक्शन था वो यही वाला था कि उनको लग रहा था ये जेन्युइन नोटिस नहीं है, इस वजह से उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नोटिस इशू क्यों करा गया। नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि सपोज अगर आपको नोटिस आता है, कोई भी नोटिस अगर आता है, तो आपको कौन से पॉइंट को ध्यान रखना, बट स्पेसिफिकली अगर 148 का नोटिस आता है तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर ये जानना है कि जो नोटिस 148 का आपको इशू हुआ है वो अगर जेन्युइन है या फेक है, वो कैसे आप पता करोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस बेसिस के ऊपर आपको 148 का नोटिस इशू किया गया है, जो मटेरियल फैक्ट के ऊपर आपको नोटिस इशू किया गया है, क्या वो मटेरियल उस नोटिस के साथ डिपार्टमेंट ने अटैच कर रखा है। अगर अटैच नहीं कर रखा है तो आपका ये राइट है कि आप उसको मांगोगे, आप मांग सकते हो रीजंस। ठीक है, सेकंड आपको ये देखना है
कि जो नोटिस इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या वो विद इन टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स। सो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में 3 साल तक ही 148 का नोटिस इशू हो सकता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे एग्जांपल देके कि सपोज अगर असेसमेंट ईयर आपका 21-22 है, असेसमेंट ईयर अगर 21 या 22 है, तो इसका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होगा 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 से 3 साल के अंदर ही नोटिस इशू हो सकता है, दैट इज 31 मार्च 2025 तक। उसके बाद अगर नोटिस इशू होता है इस असेसमेंट ईयर के लिए, तो वो टाइम बार्ड माना जाएगा। तो 3 साल तक ही नोटिस इशू किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए हो सकता है। तो आपको ये सेकंड चेक्स भी करना है। उसके बाद आपको देखना है अगर डिपार्टमेंट में आपका इनकम एडिशन 50 लाख या उससे 50 लाख से ज्यादा का कर रखा है, ठीक है, तब डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट जो है ये 3 साल से बढ़कर 10 साल हो जाती है। फिर वो 10 साल के अंदर आपको नोटिस 148 का इशू कर सकता है, ठीक है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है कि जो नोटिस डिपार्टमेंट ने आपको इशू करा है, क्या उसके लिए उन्होंने हायर अथॉरिटी का अप्रूवल ले रखा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना नोटिस इशू हुआ है या हायर अथॉरिटी का अप्रूवल मिला है उस नोटिस को इशू करने के लिए, ठीक है। अगर हायर अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है तो नोटिस एब इनिशियो ही वॉइड होता है, उस नोटिस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आप लोगों को कौन से चेक्स करने होंगे अगर आपको 148 का नोटिस इशू होता है तो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, स्टे ब्लेस्ड ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।